हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपनी चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक है डीएनए रिपेयर यानी कि डीएनए सुधार। ये जो टॉपिक है वो बीएससी और एमएससी दोनों में ही है और साथ ही साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर सेकंड का एक पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डीएनए रिपेयर। देखिए, डीएनए रिपेयर, रिपेयरिंग शब्द जो है यहाँ पर यूज किया गया है। रिपेयरिंग का क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज डैमेज हो गई है तो उसको सही करना ही रिपेयरिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए रिपेयरिंग शब्द यूज हो रहा है, यानी कि अगर डीएनए में डैमेज हो गया है तो उसे जो सही करने वाली प्रोसेस है उसे हम डीएनए रिपेयर कहते हैं। सबसे पहले हम जाने कि ज्यादातर जो मिस्टेक्स होती हैं जो कि रेप्लिकेशन के दौरान होती हैं, वो मिस्टेक्स या तो उसी समय प्रूफ रीडिंग के दौरान जो कि डीएनए पॉलीमरेज करता है सही कर दी जाती है, या फिर वो मिस्टेक्स जो हैं पोस्ट रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा ठीक की जाती हैं। वैसे तो रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है एक एक्यूरेट प्रोसेस है और उसमें कहीं पर भी एरर आने के चांसेस नहीं रहते, लेकिन फिर भी जो बहुत कम चांसेस हैं जिसमें एरर आ जाते हैं उन्हें ठीक करने के लिए हमें इस रिपेयर मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। और ये होता कब है कि या तो डीएनए पॉलीमरेज जो है उसके द्वारा कोई गलत न्यूक्लियोटाइड या बेस जो है ऐड हो जाए, या फिर कई बार क्या होता है कि जो पॉलीमरेज है वो उस गलत यानी कि इनकरेक्ट बेस को वापस वहां से हटा नहीं पाता, तो उस कंडीशन में डीएनए डैमेज हो जाता है। तब हमें डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। रिपेयर मैकेनिज्म क्या करता है? मिस्टेक्स को करेक्ट करता है और मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये मिस्टेक्स जो है करेक्ट नहीं हो पाती। रिपेयरिंग तभी ज़्यादा वैल्यूबल होती है जब वो रेप्लिकेशन से पहले सही हो जाए, क्योंकि कई बार रेप्लिकेशन के बाद मिस्टेक को पता करना भी मुश्किल हो जाता है और फिर हम डीएनए जो है उसको सही नहीं कर पाता और उस कंडीशन में फिर म्यूटेशन हो जाता है। और कभी कभी ये इतना हार्मफुल होता है कि कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है और जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। जिस सेल के अंदर कैंसर हुआ है उस सेल की डेथ हो जाती है। कभी कभी कुछ केस में ऐसा होता है कि जो रिपेयर एंजाइम है उनमें ही कोई ना कोई म्यूटेशन आ गया है जिस वजह से वो रिपेयरिंग नहीं कर पाते। ज़्यादातर जो मिस्टेक डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हो रही है वो डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा सही कर दी जाती है, क्योंकि वो जब भी किसी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है उसकी प्रूफ रीडिंग करता है और अगर वो सही होता है तभी वो रेप्लिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, वरना उस इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को पहले वहां से हटाता है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग में डीएनए पॉलीमरेज जो है जो न्यूली एडेड न्यूक्लियोटाइड है उसको प्रूफ रीड करता है, उसको दोबारा से चेक करता है। अगर वो सही है तो वो आगे बढ़ता है, वरना वो उसके अंदर करेक्शन करता है, यानी कि अगर न्यूक्लियोटाइड वहां पर गलत ऐड हो गया है तो वो उसको वहां से हटा देता है। पॉलीमरेज जो है हर न्यूली एडेड न्यूक्लियोटाइड या बेस को चेक करता है, उसकी पेयरिंग को चेक करता है, ठीक है, जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। यदि करेक्ट बेस है तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, वरना वो अगर इनकरेक्ट बेस होगा तो पहले पॉलीमरेज उसको हटाएगा, उसके बाद जो है नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। अब पॉलीमरेज उसको हटाता कैसे है? पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के सिंथेसिस करने के साथ साथ उसमें एक और कैरेक्टर होता है कि वो एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम भी होता है। तो अगर इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड वहां पर ऐड ऑन हो गया है तो पॉलीमरेज क्या करता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट कर देता है, जिससे जो गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है वो वहां से हट जाए। ठीक है, एक बार इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाता है तो फिर वहां पर फिर से एक नया न्यूक्लियोटाइड जो कि सही होता है उसको ऐड किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर, यानी कि डीएनए रिपेयर जो है वो कितने प्रकार का होता है। डीएनए रिपेयर जो है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन बेसिक 5 टाइप्स जो हैं जो कि इंपॉर्टेंट टाइप हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं। डायरेक्ट रिपेयर यानी कि प्रत्यक्ष सुधार, एक्सिजन रिपेयर यानी कि कर्तन सुधार, मिसमैच रिपेयर यानी कि बेमेल सुधार, और रिकॉम्बिनेशन रिपेयर यानी कि पुनर्संयोजन सुधार, और लास्ट वन इज SOS रिपेयर। तो ये 5 रिपेयर सिस्टम जो हैं इन्हें हम इस रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला जो रिपेयर सिस्टम है वो है डायरेक्ट रिपेयर यानी कि प्रत्यक्ष सुधार। ये रिपेयर सिस्टम जो है इसे हम फोटो रीएक्टिवेशन या प्रकाश पुनः सक्रियण भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है एक लाइट बेस्ड रिपेयर मैकेनिज्म है, लाइट डिपेंडेंट रिपेयर मैकेनिज्म है। ये एक ऐसा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोट्स
आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट तीनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पर ये किन डैमेज को सही कर रहा है, ऐसे डैमेज को सही कर रहा है जो यूवी लाइट के द्वारा डीएनए के अंदर कॉज हुए हैं। यूवी रेडिएशन के द्वारा क्या होता है कि डीएनए के अंदर पायरिमिडिन या फिर थाइमिन डाइमर बन जाते हैं और उन डाइमर की वजह से उनके सामने वाली जो बेस पेयरिंग है वो नहीं रह पाती और उस डाइमर को हटाने के लिए विजिबल लाइट की जरूरत पड़ती है और फोटोलाइज एंजाइम यहाँ पर जो है काम करता है। तो इसीलिए इसको हम फोटो रिएक्टिवेशन कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि यूवी लाइट जो है वो डीएनए के लिए लीथल होती है। तो यूवी लाइट की वजह से डीएनए के अंदर क्या बन जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था पायरिमिडीन डाइमर या थाइमिन डाइमर बन जाते हैं। तो ये रिपेयर प्रोसेस इस पिरामिडीन डाइमर को डीएनए की जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें कोई भी अल्टरेशन करे बिना सिर्फ और सिर्फ उस थाइमिन डाइमर के ऊपर काम करती है और उसको सही कर देती है। फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर मैकेनिज्म जो है ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया रिपेयर मैकेनिज्म है। फोटो रिएक्टिवेशन प्रोसेस जो है इसकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है प्रोफेसर अजीज सेंसर को और इसके लिए इन्हें 2015 के अंदर केमिस्ट्री के नोबेल से सम्मानित किया गया था, जो कि इन्होंने किसके साथ शेयर किया था, इन्होंने शेयर किया था थॉमस लिंडल एंड पॉल मॉड्रिक के साथ में। ठीक है, क्लॉड एस रूपर्ट और इनके जो सहयोगी हैं इन्होंने 1958 में एक फोटोलाइज एंजाइम को डिस्कवर किया था ई कोलाई में, जो कि इस फोटो रिएक्टिवेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होता है या इसके अंदर यही एंजाइम जो है वो काम करता है। फोटोलाइज एंजाइम वो एंजाइम है जिसके ऊपर जब विजिबल लाइट पड़ती है जिसकी वेवलेंथ 300 से 500 नैनोमीटर होती है, तब ये फोटोलाइज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और जाकर के पायरिमिडीन डाइमर के ऊपर अटैच हो जाता है। वहां पर जाकर जो दो थाइमिन के बीच या दो पिरामिडीन के बीच में जो डाइमर फॉर्मेशन हुआ है उस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और उसके बाद वहां से फिर से रिलीज हो जाता है। इस डायग्राम से हम इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए क्या है, ये जो है एक नॉर्मल डीएनए है। इस नॉर्मल डीएनए पे जब आप यूवी रेडिएशन करेंगे या यूवी लाइट डालेंगे तो यूवी रेडिएशन से क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो है एक डाइमर का फॉर्मेशन हो गया है। डाइमर को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पर जो है थाइमिन डाइमर बन गया है। थाइमिन डाइमर बनने की वजह से इनके जो सामने वाले एडेनिन है उससे जो बॉन्ड बना हुआ था वो बॉन्ड टूट गया। तो ये एक प्रकार का डीएनए डैमेज हो गया। इसको सही करने के लिए जब यहाँ पर हम क्या डालते हैं, विजिबल लाइट डालते हैं, तो विजिबल लाइट डालते ही जो फोटोलाइज एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। ये है फोटोलाइज एंजाइम। ये फोटोलाइज एंजाइम क्या करता है, ये फोटोलाइज एंजाइम इस थाइमर के ऊपर इस डाइमर के ऊपर काम करता है और इस डाइमर को देखिए ब्रेक कर देता है। यहाँ पे डाइमर जो है टूट चुका है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्लीवेज किया। किसका, थाइमिन और थाइमिन के बीच में जो बीच में डाइमर का क्रॉस लिंकेज था उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, यहाँ पर ये जो थाइमिन डाइमर था वो नॉर्मल थाइमिन बेस के अंदर बदल गया। इसके बाद जब फोटोलाइज का काम पूरा हो जाता है तो फोटोलाइज एंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाता है और जो डीएनए है वापस से सही हो जाता है, जिसे हम रिपेयर डीएनए कहते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर फोटोलाइज एंजाइम जो है वो काम करता है। दूसरा है एक्सीजन रिपेयर। पिछला वाला जो रिपेयर था उसके अंदर एक चीज थी कि उसके अंदर ना तो किसी चीज को काट करके हटाया गया ना किसी चीज को एड ऑन किया गया, वैसे के वैसे जो था वहां पर डीएनए था उसमें, इसीलिए पॉलीमरेज और लाइगेज एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दूसरे टाइप का जो ये मेथड है जिसे हम एक्सीजन रिपेयर या कर्तन सुधार कहते हैं। एक्सीजन का मतलब होता है काटना, यानी किसी चीज को काट करके अलग करना। तो इस टाइप के रिपेयर मैकेनिज्म में क्या होता है, डीएनए के डैमेज पार्ट को काट करके हटाया जाता है, फिर पॉलीमरेज एंजाइम वहां पर नया डीएनए संश्लेषण करता है, नया डीएनए फॉर्मेशन करता है और उसके बाद लाइगेज जो है उसको वापस से पेरेंटल डीएनए से जोड़ देता है। अब ये एक्सीजन
रिपेयर जो है ये दो टाइप का होता है। अगर किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई डैमेज है डीएनए में और उसको काट करके निकालना है तो उस टाइप के रिपेयर सिस्टम को हम बेस एक्सिजन रिपेयर या क्षार कर्तन सुधार कहते हैं। और अगर एक बड़ा पार्ट जो है डीएनए का बड़ा सेगमेंट काट करके जब अलग होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, यानी कि न्यूक्लियोटाइड कर्तन सुधार। तो दोनों को देख लेते हैं। पहला है बेस एक्सिजन रिपेयर यानी कि क्षार कर्तन सुधार। ये जो है जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है जो कि पार्ट को यानी कि बेस को काट करके अलग करता है। ये रिपेयर मैकेनिज्म प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर ही पाया जाता है। इस टाइप के रिपेयर मेथड में जो डैमेज बेस होता है उसको काट करके अलग कर दिया जाता है। उसके लिए डबल हेलिक्स पर जो एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड है उसको कट करते हैं, लेकिन शुगर और डीएनए के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको नहीं छेड़ा जाता। यानी कि यहाँ पर जिस बॉन्ड में कट लग रहा है वो बॉन्ड कौन सा है? वो बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डीएनए है। इस डीएनए में क्या क्या चीजें होती है? ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? ये है फॉस्फेट बैकबोन। ये है ये क्या है? ये एक फॉस्फेट बैकबोन है। यहां पर ये जो चीज दिखाई दे रही है यू जो रेड कलर से दिख रहा है वो क्या है? ये एक डैमेज बेस है। सारे के सारे बेस जो हैं इस फॉस्फेट बैकबोन से कौन से वाले बॉन्ड से जुड़े होते हैं? एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये नाइट्रोजन बेस है और दोनों के दोनों बेस जो हैं आपस में किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहां पर जो कट लगेगा जिसे काट करके उस बेस को हटाया जाएगा वो कट लगेगा यहां पर जो कि एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड है उसमें, ताकि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आए। ये जो मेथड है वो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? प्रोफेसर थॉमस लिंथन ने डिस्क्राइब किया था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री का 2015 में, जो अभी पिछले वाले रिपेयर मैकेनिज्म में भी पढ़ा था। तो इन्होंने जो है अपना नोबेल प्राइज किसके साथ शेयर किया था? प्रोफेसर अजीत सेंसर एंड पॉल मॉड्रिक के साथ में शेयर किया था। इन्होंने पाया कि डीएनए में यूरेसिल जो है वो फ्रीक्वेंटली पाया जाता है, जबकि यूरेसिल एक आरएनए बेस्ड है जो कि डीएनए में प्रेजेंट नहीं हो सकता, और अगर वो डीएनए में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये एक तरीके का डैमेज है। फिर इन्होंने बाद में एक नया एंजाइम डिस्कवर किया जो इस यूरेसिल को डीएनए से हटा देता है। उस एंजाइम का नाम इन्होंने दिया यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, जिसे शॉर्ट में कहते हैं UNG। ये एंजाइम जो है वो डीएनए से यूरेसिल को हटा देता है। बाद में इन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए और ये जो बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम है इसको इन्होंने पहले बैक्टीरिया में और बाद में यूकैरियोट्स के अंदर डिस्कवर किया। देखिए ये बेस एक्सिजन रिपेयर है जो बहुत ही इजीली होता है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है C जो है वो G के साथ पेयर करता है क्या? करता है, ठीक है। लेकिन अगर इस साइटोसिन्स में डीअमीनेशन हो जाए, विअमीनीकरण हो जाए, तो क्या होगा? एक अमीनो ग्रुप जो है यहां से बाहर निकल जाएगा। अब जब अमीनो ग्रुप यहां से बाहर निकल गया तो इस साइटोसिन किस में बदल गया? यूरेसिल में बदल गया, जो कि एक टाइप का डैमेज है। अब यूरेसिल इस ग्वानिन के साथ में पेयर नहीं बना सकता, तो अब क्या होना चाहिए कि ये यूरेसिल यहाँ से बाहर निकल जाए। अब इस डैमेज को सही करने के लिए क्या होता है? जो यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम खोजा गया था वो एंजाइम क्या करता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को कट करता है जिससे यूरेसिल वहां से हट जाता है। अब यूरेसिल वहां से हट गया तो वो क्या हो गई? ए प्यूरिनेशन या डी प्यूरिनेशन साइट हो गई, जिसको वी प्यूरिनी कृत स्थल कहते हैं। मतलब कि ऐसी साइट जहां पर कोई भी बेस प्रेजेंट नहीं है। अब वो यहां से हट गया तो इस हिस्से को हटाकर हमें नया हिस्सा ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो आता है एपी एंडोन्यूक्लियस, वो यहां पर और यहां पर कट लगाता है और इस हिस्से को यहां से हटा देता है। तो अब यहां पर क्या आ गया? गैप आ गया। इस गैप को फिल करने के लिए आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि इस गैप में क्या करेगा? नया डीएनए संश्लेषण करेगा। और नया डीएनए जो संश्लेषित हुआ है, जो सिंथेसिस हुआ है, उस डीएनए को
स्ट्रैंड से जोड़ने का काम जो है वो कौन करेगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम करेगा, जिससे कि अब जो नया डीएनए वापस यहाँ पर तैयार हुआ है वो कैसा डीएनए होगा? रिपेयर डीएनए होगा, जिसमें यूरेसिल की जगह साइटोसिन प्रेजेंट होगा। इसके बाद है न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, यानी कि जब किसी डीएनए के बड़े सेगमेंट को कट करना हो तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर कहेंगे। इस रिपेयर सिस्टम में जो है डैमेज बेस के साथ साथ हेल्दी डीएनए का एक छोटा सेगमेंट जो है वो भी कट होता है और उस गैप को फिर रीफिल कर दिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बाद। ये जो पाथवे है इसको क्या कहते हैं? इसे कट एंड पैच मैकेनिज्म कहते हैं, यानी काट कर हटाना और फिर से पैच लगाना। ठीक है, ये रिपेयर सिस्टम जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में इजी टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ई कोलाई में जो है रिपेयर एंडोन्यूक्लियस जो कि यहाँ पर काम में आते हैं वो है UVR-A, UVR-B, UVR-C एंड UVR-D। ये जो है थायमिन डायमर को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर वहां पर सुगर फॉस्फेट बैकबोन में 2 कट लगाते हैं जो कि उस डैमेज पार्ट से 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड आगे होता है, वहां पर वो उसको कट लगाते हैं। उसके बाद वही होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, न्यू डीएनए सिंथेसिस करेगा और फिर लाइगेज उसको जोड़ देगा। यहाँ पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है उसको काटने में हेल्प करता है। देखिए ये जो है हम देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर होने वाला न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर। इसमें आप देखिए यहाँ पर ये जो डीएनए है इसके अंदर जब यूवी रेडिएशन हुआ तो यूवी रेडिएशन से यहाँ पर क्या बन गया? थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये थायमिन डायमर यहाँ बन गया है तो ये एक टाइप का क्या हो गया? डीएनए डैमेज हो गया। अब इसको सही करने के लिए ये आएगा UVR-ABC एक्सोन्यूक्लियस। ये क्या करता है? ये डैमेज को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है और रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर एक कट लगाता है 12 से 13 न्यूक्लियोटाइड आगे, जहां पर डीएनए डैमेज है उससे 12 से 13 न्यूक्लियोटाइड आगे UVR-ABC एक्सोन्यूक्लियस जो है वो एक कट लगा देता है। ठीक है, अब इसे यहां से अलग करने के लिए जो एंजाइम काम करता है वो होता है डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है इस डैमेज पार्ट को प्लस जो हेल्दी स्ट्रैंड जिसमें कट लगा है इस पूरे के पूरे पार्ट को रिमूव कर देता है। अब यहां पर क्या हो गया? एक गैप आ गया। इस गैप को भरने के लिए आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो इस गैप को रिफिल करता है और फिर डीएनए लाइगेज जो है उसको फिर से जोड़ देता है। तो ये तो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन जब बात करते हैं यूकैरियोट्स की तो यूकैरियोट में जो न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम है ये 2 टाइप का होता है, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर एंड ग्लोबल जीनोमिक न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर। इसको देख लेते हैं। देखिए दोनों ही टाइप जो है एक ही पिक्चर के अंदर क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए यह है GGR यानी कि ग्लोबल जीनोम रिपेयर और दूसरा है TCR यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर। दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। ग्लोबल जीनोम रिपेयर में देखिए जो एंजाइम काम आ रहा है यह है XPC HHR23B। ये जो है एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आकर के कहाँ जुड़ जाता है? जो डीएनए डैमेज साइट है उस पर जुड़ गया ऑन डीएनए डैमेज। जहां पर डीएनए डैमेज है वहां पर ये कॉम्प्लेक्स जो है जुड़ जाता है। अब यहाँ पर कुछ और प्रोटीन्स और कुछ और फैक्टर्स जो हैं आकर के जुड़ते हैं। देखिए कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर जुड़े हैं? XPD ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सेकेंड H, XPB और XPG। ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं यहाँ पर जुड़ते हैं और उस पार्ट को काटने में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद एक नया कॉम्प्लेक्स यहाँ पर और एड ऑन हुआ है XPF, ERCC1, RPA और XPA। ये भी यहीं पर जुड़ जाता है। उसके बाद ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स जो हैं मिलकर यहाँ पर कट लगाते हैं और कट लगाकर इस पार्ट को खाली कर देते हैं, यहाँ पर गैप बना देते हैं जिसे वापस डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज की हेल्प से रिफिल किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर में क्या होता है? यहाँ पर जो प्रोटीन काम आ रहे हैं वो है CSB और CSA प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के ऊपर जाकर जुड़
जाते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड कहाँ जुड़ा हुआ है? डीएनए जो डैमेज है वहाँ पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी अगेन एक्सपीजी, एक्सपीडी, एक्सपीबी प्रोटीन्स और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच आकर जुड़ता है। यहाँ पर भी ये कॉम्प्लेक्स ERCC1, RPA, XPA और XPA आकर के एड ऑन होता है, यहाँ पर जुड़ जाता है। जुड़कर क्या करता है? उस पार्ट को एक्साइज करके हटा देता है। देन डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए संश्लेषण करता है और लाइगेज जो है वो उसको जोड़ देता है, सीमेंटिंग का काम करता है। इसके बाद है मिसमैच रिपेयर। मिसमैच शब्द जो है वो अपने आप में ही पूरा बता रहा है कि यहाँ पर वो रिपेयरिंग हो रही है जो किसी मिसमैच डैमेज को दूर करने के लिए हो रही है, यानी कि जिसकी मैचिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी प्रूफ रीडिंग के दौरान कुछ एरर्स जो हैं वो रह जाते हैं और डीएनए में डैमेज आ जाता है, जिसे सही करने के लिए जिस मैकेनिज्म का यूज करते हैं उसे हम मिसमैच रिपेयर कहते हैं। मिसमैच रिपेयर जो है वो बैक्टीरिया में अच्छे से स्टडी किया गया है और बैक्टीरिया में इस मिसमैच रिपेयर सिस्टम में जो जो प्रोटीन और एंजाइम काम आते हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। यूकैरियोट्स में जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम पाया जाता है वो सिंगल बेस को तो सही करता है, साथ ही साथ इंसर्शन और डिलीशन की वजह से जो डैमेज कॉज हुआ है उसको भी सही करता है। बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया में जो मिसमैच रिपेयर प्रोटीन्स होते हैं वो एक जीन्स के द्वारा एनकोड होते हैं। जीन्स के ग्रुप को एक साथ म्यूट जीन कहते हैं, MUT म्यूट जीन कहते हैं। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हैं जो कि मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म में काम आते हैं, यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, वो है म्यूट S, म्यूट L और म्यूट H। म्यूट S जो है वो क्या करता है? मिसमैच को रिकॉग्नाइज करता है। कौन? म्यूट S जो है ये क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है कि कहां पर कौन सा बेस जो है वो मिसमैच है, जबकि म्यूट L और म्यूट H क्या करता है? म्यूट L और म्यूट H जो है उस डैमेज साइट के ऊपर जाकर के बाइंड हो जाता है ताकि वहां पर कट लगा करके उस मिसमैच पार्ट को हटाया जा सके। उसके बाद क्या होता है? वही डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज उस गैप को रिफिल कर देता है। लेकिन ये मिसमैच रिपेयर सिस्टम जो है वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करता है कि डैमेज जो है वो कहां पर है? तो इसके लिए ई कोलाई जो है इनके अंदर एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो GATC सीक्वेंस जहां पर भी है पेरेंटल डीएनए में उस पर जाकर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। अब जो न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए होगा उसमें तो मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, तो उससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा डीएनए जो है नया बना है, कौन सा डीएनए पेरेंटल है। देखिए ये जो है इसकी प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? ये है डीएनए डैमेज, क्योंकि ए हमेशा किसके साथ जुड़ता है? थायमिन के साथ जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो जी के साथ जुड़ा है। तो अब क्या होगा? सबसे पहले इस डैमेज को पहचानने के लिए म्यूट S आएगा, इसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ये इस डैमेज पे आकर के जुड़ गया। इसके बाद आएगा म्यूट L, म्यूट S पहले से जुड़ा हुआ था, म्यूट L और म्यूट H यहाँ पर आ जाएंगे। म्यूट H हमेशा वहां जुड़ता है जहां पर पेरेंटल डीएनए में क्या है? मिथाइल ग्रुप एडेड है। देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप जहां पर एडेड है म्यूट H हमेशा वहां पर जुड़ता है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है? हेलिकेज एंजाइम जो है इस पार्ट को कट कर देता है जहां पर म्यूट S और म्यूट L जुड़े हुए हैं। इस पार्ट में डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए बनाएगा और लाइगेज उसको जोड़ देगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम आ रहा है वो है हेलिकेज एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस हेलिकेज एंजाइम। SSP प्रोटीन जो है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट नहीं होने देते। म्यूट S, म्यूट L और म्यूट H जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं सीक्वेंस को, इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि पेरेंटल डीएनए पे मिथाइलेशन कहाँ से है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि हेलिकेज एंजाइम जो है नीचे की तरफ कट लगा दे। तो हेलिकेज एंजाइम को भी रिकॉग्निशन के लिए हेल्प चाहिए होती है, वो हेल्प ये म्यूट एंजाइम करते हैं। इसके बाद है
रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। रिकॉम्बिनेशन रिपेयर जो है, जिसे हिंदी में कहते हैं पुनर्संयोजन सुधार, इसको सिस्टर स्ट्रैंड एक्सचेंज भी कहते हैं। देखिए, रेप्लिकेशन में हम सभी जानते हैं कि डीएनए जो है अपनी 2 आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है। तो रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए जो है उसमें 4 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, ए, बी, सी और डी। स्ट्रैंड ए और सी सेम डीएनए सीक्वेंस होता है और बी और डी में सेम डीएनए सीक्वेंस होता है। कैसे, इस चित्र से हम समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है ए, बी, सी और डी। ए और सी का सीक्वेंस सेम होगा और बी और डी का सीक्वेंस जो है वो सेम होगा। तो इस तरीके के 4 स्ट्रैंड जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान बनते हैं। अब होता क्या है, जब देखिए थायमिन डाइमर अगर स्ट्रैंड ए के अंदर प्रेजेंट है, स्ट्रैंड ए कौन सा था, जो सबसे ऊपर का स्ट्रैंड था, तो अगर थायमिन डाइमर स्ट्रैंड ए में प्रेजेंट है तो क्या होगा, रेप्लिकेशन फॉर्क जब बनेगी तो उस वाले हिस्से के अंदर जो है रेप्लिकेशन नहीं होगा, वहां पर एक गैप आ जाएगा। देखिए, मैं इसको आपको चित्र से समझा देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ए, बी, सी, डी, तो जो ए है इसके अंदर थायमिन डाइमर प्रेजेंट है। तो जब रेप्लिकेशन होगा तो देखिए रेप्लिकेशन ने क्या करा, इस गैप को खाली छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे थायमिन डाइमर है तो थायमिन डाइमर के साथ तो बेस पेयरिंग होगी नहीं, तो यहाँ पे गैप जो है वो खाली रह गया। अब इस गैप को भरने के लिए जो चीज होगी वो देखिए, यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन वर्ड यूज किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि इसका जो पेरेंटल डीएनए है, कौन सा, ये ए, बी, सी और डी, हमने कहा था बी और डी और ए और सी आपस में सिमिलर हैं। तो जो डी वाला स्ट्रैंड है, ये डी वाला स्ट्रैंड अपना एक पार्ट जो है वो इस बी को दे देगा और उस गैप को फिल कर देगा। तो इसने तो इस वहां पर दे दिया, लेकिन उस वजह से इस पेरेंटल डीएनए के अंदर एक गैप आ जाएगा, जिस गैप को कौन भरेगा, पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम जो है इस गैप को रिफिल करेंगे। तो यहाँ पर एक नए तरह का रिपेयर सिस्टम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पेरेंटल डीएनए है वो पेरेंटल डीएनए डॉटर डीएनए को अपना एक सेगमेंट जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। इसे हम रिकॉम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम कहते हैं और इस सिस्टम का नाम डॉटर स्ट्रैंड गैप रिपेयर मैकेनिज्म भी है। इसके बाद है लास्ट एसओएस रिपेयर। ये एसओएस रिपेयर जो है ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है और इसे ई कोलाई, साल्मोनेला, टाइफिम्यूरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर देखा गया था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में इस टाइप का रिपेयर मैकेनिज्म नहीं देखा जाता। यहाँ पर जो है 2 प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। पहला लैक्स ए, जो कि स्विच ऑफ रहता है जब सेल हेल्दी होती है, जब सेल में डैमेज होता है तो ये लैक्स ए क्या हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। दूसरा है रैक ए प्रोटीन। ये रैक प्रोटीन जो है जब डीएनए डैमेज होता है तब ये स्विच ऑन हो जाता है। जब सेल्स हेल्दी होती है और उनमें कोई डीएनए डैमेज नहीं होता तो उस समय लैक्स ए प्रोटीन जिस साइट से जुड़ा रहता है उसे हम एसओएस बॉक्स कहते हैं, जिसमें लगभग 50 जीन्स होते हैं। जबकि रैक ए जो है वो पूरी की पूरी सेल के अंदर फ्लॉट करता रहता है और चेक करता रहता है कि कोई डीएनए डैमेज है या नहीं है। अगर उसे कोई डीएनए डैमेज मिलता है तो ये क्या करता है, ये रैक ए जो घूम करके डीएनए डैमेज को ढूंढ रहा था, जैसे ही उसको डीएनए डैमेज मिला, ये क्या करता है, जो लैक्स ए प्रोटीन है इसको ब्रेक कर देता है। लैक्स ए प्रोटीन 2 सब यूनिट्स के अंदर टूट जाता है। अभी लैक्स ए प्रोटीन 2 सब यूनिट में जो है टूट गया, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होता है, देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा प्रमोटर रीजन में पाया जाता है, जबकि लैक्स ए, यूवीआर ए, यूएमयूडी ये सारे के सारे जो है ऑपरेटर रीजन में पाए जाते हैं। रैक ए जो है जैसे ही लैक्स ए से जुड़ता है वो 2 सब यूनिट में टूट गया। ये दोनों ही सब यूनिट जो हैं उस डैमेज पार्ट पर जाकर के अटैच हो जाती हैं और उसको क्लीव कर देती हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज वहां पर न्यू डीएनए सिंथेसिस करता है और उसके बाद में क्या होता है, लाइगेज एंजाइम आता है जो उसको पेरेंटल डीएनए से जोड़ देता है। जब एसओएस रिपेयर ऑन होता है तो लैक्स ए एक्टिव होता है और जब ये स्विच ऑफ होता है तो लैक्स ए जो है वो वापस से यूनाइट हो जाता है और उसकी जो 2 सब यूनिट है वो वापस एक साथ
जुड़ जाती है। इस चित्र से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये प्रमोटर रीजन है, ये ऑपरेटर रीजन है और ये स्ट्रक्चरल जीन है जो कि सामान्यतया एक जीन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ये क्या है, ये लेक्स ए है। जब ये लेक्स ए इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी डीएनए डैमेज नहीं है। लेकिन जैसे ही डीएनए डैमेज होता है तो रैक ए जो है इस लेक्स ए से जुड़ जाता है और क्या हो, जैसे देखिए ये है लेक्स ए, इससे जैसे ही आकर के रैक ए जुड़ेगा ये जो है दो सब यूनिट के अंदर टूट जाएगा। ये दोनों सब यूनिट जो है डैमेज पार्ट के ऊपर जाकर के जुड़ गई और यहाँ पर इन्होंने इस पार्ट को रिमूव कर दिया, जिससे यहाँ पर क्या आ गया, गैप आ गया। इस गैप को रिफिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम आए और उन्होंने इस गैप को रिफिल कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में नहीं देखा गया है इस प्रोसेस को। और आज का टॉपिक डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डीएनए में डैमेज को रिपेयर किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट बॉटनी टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.